किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ दो था, एक जो पहला लॉ आपका है वो था किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा लॉ था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि इस लॉ के अंदर आपके किरचॉफ करंट लॉ का भी यूज हो जाता है। ठीक है, वहां पर आपको ये भी अप्लाई करना होगा। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि जिसमें ये दोनों ही लॉ आपके यूज हो जाएं। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल करंट at a junction is 0। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट इंटर इज इक्वल टू करंट लीव। अगर मैं एक जंक्शन कंसीडर करूं, यहां पर हमारे पास कुछ वायर्स हैं जिनसे कुछ वायर से करंट आ रही है I1 अमाउंट में, ये है I2, यहां से करंट जा रही है I3, यहां से भी करंट आउटसाइड जा रही है I4, और यहां से भी जा रही है I5। तो इस केस में जो किरचॉफ करंट लॉ है वो ये कहता है कि जितनी इंटर कर रही है करंट, वो कौन कौन सी है, I1 और I2 है, ये आपकी हो जाएंगी I1 प्लस I2। जो करंट लीव कर रही हैं उनको क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल टू द करंट लीव I3, I4 और I5। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये लॉ आपका कौन सा लॉ है, किरचॉफ का करंट लॉ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स okay across the loop is 0। यानी जो सम है सारे के सारे पोटेंशियल का, वो टोटल क्या होता है, 0 होता है। ये किसका लॉ है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। कौन से लॉ पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर जी, और के बाद क्या लिखा है वहाँ पे? कहाँ पर? किरचॉफ लॉ फर्स्ट की डेफिनेशन। ये आप फर्स्ट वाले में बात कर रहे हैं या सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले। अच्छा, द सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज 0। ओके, ये जो पॉइंट है ना जहां पर कई सारे कनेक्शंस आकर के मिलते हैं, इसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके नीचे वाला जंक्शन इज 0। या हम ये भी कह सकते हैं कि करंट इंटर, क्लियर, एट अ जंक्शन is equal to the current leaving through the junction। clear? हाँ, लिख लिया सर जी। ओके, सब लोग कॉपी कर लें भाई। यस सर। हो गया सबका? नेक्स्ट पे आए। ओके,
एक क्वेश्चन हमारा है, आप उसको लिखें पहले, कैलकुलेट, या एक मिनट मैं पहले सर्किट बना देता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके सर। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारी एक सर्किट है। ओके, यहाँ पर जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 60 ओम है, इस रजिस्टर की वैल्यू 200 ओम है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और यहाँ की बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट है। क्लियर? हमने इस एंड को पोजीशन P ले लिया, ये हमारा पोजीशन Q है, ये पोजीशन R है, और ये पोजीशन S है। यहां तक समझ आ रहा है? प्लस उसके साथ साथ बीच में एक एमीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, एक एमीटर नहीं बल्कि मिली एमीटर है ये, है ना, यानी वो एमीटर जो मिली एम्पियर के टर्म में करंट को मेजर करेगा। यहां से ये मिड से इनसे कनेक्टेड है, मिली एमीटर। अब हमसे ये क्वेश्चन, अच्छा इसका भी रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये हमारा मिली एमीटर है, बाकी सारी चीजें हमने कर ली, पी क्यू आर सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द करंट I1, I2 एंड I3। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हम ड्रॉ करेंगे कि भाई करंट हमारी कहां से कैसे कैसे फ्लो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 2 बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, 2 सोर्सेज हैं एनर्जी की सर्किट में, एक 5 वोल्ट का है, एक 4 वोल्ट का है ना। तो आप क्या करोगे कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल्स हैं या एक से ज्यादा आपके पास बैटरी हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर वो बैटरी अलग अलग सर्किट से हैं तो आप उनसे करंट का फ्लो करेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने ये कंसीडर किया, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट ये है, और यहाँ से भी कुछ करंट फ्लो हो रही है वो ये है। इसको हमने I1 ले लिया और इसको हमने I2 करंट ले लिया। समझ आ गया यहाँ तक? जब ये I1 और I2 करंट जब पोजीशन P तक पहुंचेंगे तो आप बताओ फिर इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2। इस सर्किट में जाएगी I1 प्लस I2 अमाउंट में करंट। ओके, अब ये करंट यहां से होते हुए जब ये पोजीशन R तक पहुंचेगी तो फिर से R में कितनी आ जाएगी? I1 करंट। ओके, यहाँ पर I1 करंट आ रही है, और इस सर्किट में कितनी करंट चली जाएगी? I2। आप देख सकते हैं कोई भी सर्किट डिस्टर्ब तो नहीं हुई है ना करंट फ्लो करने की वजह से? नो सर। नहीं। ओके, अब इसके बाद आता है कि हम किस एलिमेंट को क्या साइन देंगे, है ना। तो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखा था कि जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कोई बैटरी, हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट, तो हम पोटेंशियल को माइनस में लेते थे, याद आ रहा है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मुझे उम्मीद है कि मैं पहले या दूसरे लेक्चर की बात है। और अगर आपकी करंट इसी के रिस्पेक्ट में माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो आप पोटेंशियल को क्या लेते थे? प्लस पॉजिटिव, है ना। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंसेस की। तो देखना करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। समझ आ रहा है? यस सर। और जो रेजिस्टेंस है वो एक करंट एलिमेंट होता है। क्या होता है?
करंट एलिमेंट। तो आप बताएं ये जो 200 ओम का हमारे पास रजिस्टर है, इस 200 ओम रजिस्टर के लिए जो करंट का फ्लो होगा वो हम किधर से किधर लेंगे? आप देखो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रही है ना? Yes, sir. इसका मतलब इसका ये वाला एंड पॉजिटिव रहा होगा। एक मिनट, इसका ये वाला एंड हम पॉजिटिव ले लेंगे और ये वाला एंड क्या ले लेंगे? नेगेटिव। समझ आ गया? Yes, sir. उसके बाद हम आते हैं बैटरी पे। बैटरी में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बैटरी का ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। समझ आया? जी सर। अब आते हैं 60 ओम पर। आप बताएं 60 ओम में करंट कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड? Upward to downward. एक क्लास को आई मीन आर से क्यू की तरफ जा रही है। तो आर Yes, वाला एंड आपका प्लस होगा और क्यू वाला एंड माइनस होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये प्लेट तो आपकी ऑलरेडी माइनस और प्लस में है। अब आते हैं मिली एमीटर पे। हाँ, कौन है भाई? किसी को कोई इशू? अच्छा, ये अभी अभी 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। इसमें एक पॉइंट एक का जो शो हो रहा है वो 1 लिखा हुआ है उनके डीपी में। प्लीज वो अपना नाम लिखें। अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। इन्होंने लास्ट क्लास में भी ज्वाइन किया था और मैंने इनको बताया भी था कि आप अपना नाम लिखें वहां पे। ये एक और कोई स्टूडेंट है, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इनका, ये भी अपना नाम लिखें पहले। और अगर अब कोई भी बिना नाम का इंटर करता है तो मैं उसको परमिट नहीं करूंगा। ये कौन है भाई जिनका नाम डीपी में 2 लिखा हुआ है? आप पहले अपना नाम लिखें, अदरवाइज मैं यहां से हटा दूंगा आपको। ये पॉइंट 2 में कौन है? ओके, कोई नहीं, मैंने उनको रिमूव कर दिया है। बाकी आप देखें, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब बताएं ये जो मिली एमीटर है इसमें करंट कहां से कहां जा रही है? पी से आर की तरफ जा रही है। तो पी वाला एंड प्लस रहा होगा और आर वाला एंड माइनस रहा होगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ रहा है? हाँ, ओके। ये अभी भी अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। कौन है भाई ये 2 नंबर? ओके, तो यहाँ पर हमने करंट I1, I2 और I3 हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल 2 लूप बनेंगे ना? तो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एक लूप चूज कर लें, पहले उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद दूसरे लूप को कंसीडर करते हैं। अगर मैं ये वाला अपर साइड वाला लूप लेता हूं और उस लूप में मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यूजिंग किरचॉफ लॉ, यूजिंग किरचॉफ लॉ यूजिंग किरचॉफ लॉ ये कोई वीडियो अपनी शो कर रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है? यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट पॉइंट पी। आप बताएं भाई, अगर हम पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पर किरचॉफ का कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? I1 और I2, यहाँ पर टोटल 3 कनेक्शंस हैं, एक I1 और एक I2 और एक मिड वाला वायर हमें दिख रहा है। यहाँ से करंट क्या कर रही है? I1 और I2 में आ रही है ना? और मिली एमीटर में क्या हो रही है? जा रही है करंट। जंक्शन लूप है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? जंक्शन लूप होगा। यस सर।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एट पॉइंट P है वहां पर हमने ये मान लिया कि जो हमारा I3 है, या इसको आप I1 I2 को I3 ले लें, है ना, यहाँ पर आप I1 और I2 को I3 ले लें, I3 I3 तो is हमारा equal to जो I1 plus I2 I3 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस plus I2 हो I2. जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब बात करेंगे पहले लूप की, ये हमारा लूप 1 है, तो यहाँ पर लिख लें यूजिंग किरचॉफ लॉ, सॉरी किरचॉफ सेकंड लॉ, राइट, क्योंकि ये लूप है हमारा। Yes, sir. यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप, कौन सा हम लूप ले रहे हैं? PRSP ले रहे हैं, यही ले रहे हैं ना? Yes, sir. PRSP। तो अब आप बताएं इसके पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना शुरू करें। आप ये बताएं कि अगर मैं मिली एमीटर से चलना स्टार्ट करता हूं तो मिली एमीटर का पोटेंशियल कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20, और पोटेंशियल कितना होगा इसका? तो पोटेंशियल इसका होगा V इज इक्वल V is टू equal आई to आर। R. Yes, sir. तो I हमारे पास पता नहीं है, मतलब I हमारा I3 हम कह सकते हैं, R की वैल्यू 20 है, 20I. तो ये हो जाएगा 20I3। 3. अच्छा, इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा? आप बताएं, हम इधर जा रहे हैं ना, Minus होगा सर जी। माइनस होगा। गुड, हमने यहाँ पर माइनस ले लिया। उसके बाद आते हैं, कहां पर आएंगे हम? R तक पहुंचे, R से किधर मूव कर रहे हैं? S की तरफ। S की जब तरफ। R से S की तरफ मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस हाँ, 200 पहले देखें I2. ये इसका पहले बताओ पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल हो जाएगा 200 इंटू I2। अब बता दो साइन कितना होगा? हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार फिर से हमें नेगेटिव साइन मिल जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में सबको? यस सर। नेक्स्ट है, जब आप पहुंच गए S तक, अब जब S से P की साइड आएंगे तो आप कहां से कहां आ रहे हैं बताओ? बैटरी के लिए माइनस से प्लस जा रहे हैं। 5/I2 प्लस 5/I2 प्लस 5I2 नहीं, ये तो ऑलरेडी पोटेंशियल है, इसमें करंट थोड़ी लिखनी है हमें। ये वोल्ट मतलब पोटेंशियल ही तो है। यस सर। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ आया? ओके सर। भाई ये आप 20I3 क्या लिखे हैं? देखिए आप 20I3 क्या, ये पोटेंशियल ही तो है। यस, है ना? तो हमें तो पोटेंशियल लिखना है ना, और ये बैटरी का तो ऑलरेडी जो भी होगा वो पोटेंशियल ही होगा। अगर मैं इस इक्वेशन से 5 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस ऑफ 4I3 माइनस 40I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। समझ आ गया? यस सर। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब हम एक बार और किरचॉफ लॉ लेते हैं लूप 2 के लिए। किरचॉफ लॉ टू द लूप PQ PRQP के लिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखिए आप लोग। इसकी इक्वेशन क्या होगी? पहले आप P से कहा जा रहे हैं? P से R चले हम। यस सर। -60I1 माइनस नहीं, P से R की मैं बात कर रहा हूं। जब P से R जाएंगे तो पहले आपको मिली एमीटर मिलेगा ना। यस सर। तो आप मिली एमीटर की वैल्यू क्या रखेंगे? फिर से आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस आपको क्या मिलेगा? माइनस 20I3। 20I3। यस सर। क्लियर? यस सर। अब किधर जाएंगे? अब आप पहुंच गए R पर। जब R से आप नीचे आएंगे तो किधर आ रहे हैं? Q की तरफ आ रहे हैं। -60I1 आएंगे तो आप फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हो जाएगा -60I1। उसके बाद आप आ गए पॉइंट Q तक। Q
Q तक आने के बाद अब Q से P जाएंगे, +4 माइनस से आप प्लस जा रहे हैं, ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 5 -5I3 5I3 माइनस -15I1 +1 15I1 = 0 +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया। समझ आ गया? यस सर। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ भाई? इक्वेशन 1 इक्वेशन नहीं, अभी एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। जो हमारी इक्वेशन 2 है, हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर I1 I2 तो आ जाएंगे। क्लियर है? मगर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी इक्वेशन 2 है, उस इक्वेशन 2 में जो वैल्यू है वो I3 और I2 के टर्म में है, और क्वेश्चन 3 इक्वेशन 3 में जो वैल्यू है वो I1 और I3 के टर्म में। दोनों अलग अलग हैं या नहीं है? यस सर। है ना? तो हमें Yes, क्या sir. करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए बताइए? हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सेम कर लेना चाहिए। या तो I1 I2 में हो जाए, या तो I2 I3 में हो जाए, है ना? यस सर। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप देखें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पुट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि अभी अभी हमने इक्वेशन 1 में लिया हुआ है ये, है ना? इन यस सर। इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन 2 में I3 की जगह पर I1 प्लस I2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा -4 I1 प्लस I2, ओके, I1 प्लस I2 -40 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही मिलेगा? यस सर। या हम ये लिख दें यहाँ पे कि -4 I1 -44 -4 I2 I2 -40 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? अगर आप Yes, इसको कॉपी करें, मैं इसको रिमूव करूंगा अभी। इस साइड में मैं लिख देता हूं जब तक, है ना? राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, तो अब आप देखें यहां से हमारी ये इक्वेशन आई हुई है -4 I1 -4 I2 -40 I3, सॉरी 40 I2 है, 40 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर ये कितना होगा आप देखें, -4 I1 -4 I2 और -40 I2, ये हो जाएगा -4 I1 प्लस 44 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, यहां पर भी माइनस आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 I1 प्लस 44 I2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर, सर। हाँ, कॉपी करें आप लोग कॉपी करें इसको।
भाई ये पोजीशन 2 पर कौन है जिसकी डीपी में 2 लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है? एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, मैं यहां से परमानेंटली हटा दूंगा आपको। डन सर। डन हो गया भाई? सब लोगों ने कॉपी कर लिया है? यस सर। मैं इसको रब करूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, रब तो नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दूसरा पेज यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूं, ताकि जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर से देख लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। हमने अभी अभी जो एक वैल्यू कंसीडर की है, वो वैल्यू कितनी आई है जरा बता दें मुझे। -4i1 + 44i2 = 1। माइनस नहीं है, +4i1 + हाँ, प्लस सर। 44i2 है, हाँ इज इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास एक और भी इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन 3 में i3 को पुट करना, i3 के वैल्यू को पुट बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इक्वेशन 3 में i3 इज इक्वल टू i1 + i2 पुट करेंगे। यहाँ पे आप लिख लें, पुट i3 इज इक्वल टू i1 + i2 इन इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या मिलेगा? हमारी इक्वेशन 3 थी -5i3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -15i1 था ना, +1 इज इक्वल टू 0। आप देखें यही इक्वेशन थी ना इस पेज पर? हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें, i3 की वैल्यू हो जाएगी i1 + i2 -15i1 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा हमें -5i1 -5i2 -15i1 + 1 इज इक्वल टू 0। -5i1 और -15i1 ये कितना हो जाएगा? -20i1 -5i2 + 1 इज इक्वल टू 0। या हम इसको क्या लिख दें, 20i1 + 5i2 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया गया। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। अब आप देखें कि आपकी इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करेंगे ना, ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर जी। 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेगा तो i1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। एक मिनट मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा, स्पेस छोटा है यहाँ का। हाँ, अब अगर हम देखें 4 और 5 से, तो 4 हमारा है 4i1 + 44i2 इज इक्वल टू 1, और 5 है हमारा 20i1 + 5i2 इज इक्वल टू 1। यही है ना?
अब आप देखें 4 और 5 दोनों इक्वेशन ना I1 I2 में हो गई हैं। पहले एक I1 I2 में थी, या सॉरी एक I3 I1 में थी और दूसरी I3 I2 में थी, मगर अब दोनों इक्वेशन क्या हो गई है, सेम फॉर्म में हो गई है ना। अब आप इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप I1 को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1 से, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी 20I1 और प्लस 44I2 इज इक्वल टू 5। यही होगी ना? यस सर। एक मिनट, ओके। और जो नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन, हाँ नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो कितनी होगी भाई, वो होगी 20I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, I2 इज इक्वल टू 4/215 आ रहा है सर जी। एक मिनट, ये आपका I2 है, हाँ। तो यहाँ पर साइन आप चेंज करेंगे, ये माइनस करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली आपको क्या मिला, हमें मिल गया 44 माइनस 5 कितना आएगा, 39I2। कितना आएगा भाई, 39I2 आएगा ना सर जी। आपने 44 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, 220 आ जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। कितना आएगा, 220 आएगा ना? यस सर। 220I2, ओके। तो अब हमें कितना मिल गया यहाँ पर, 220 माइनस 5, ये आएगा 215, यही होगा। यस सर, इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/250, यही आएगी। यस सर। हमारी I2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब I2 की वैल्यू को इक्वेशन 4 या 5 किसी में भी रख करके आप I1 निकाल लेंगे। यस सर। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ I1, सपोज दैट कि आपने रख दिया इक्वेशन, किसमें रखेंगे भाई, छोटी इक्वेशन कौन है, 5 है छोटी वाली, तो मैं 5 में रख देता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है, आसानी से आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा I1, मिल जाएगा, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, यस है सर। ना, क्योंकि इक्वेशन 1 आपकी है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो यहाँ से आपको I3 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे इसको। यस सर, कर लेंगे सर। हाँ, कॉपी कर लीजिए सभी लोग इसको। सर जी, हाँ बताएं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से दोबारा एक्सप्लेन करोगे सर? इक्वेशन 4 एंड 5। अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन करना है, ठीक है मैं कर देता हूँ। आप देखें इक्वेशन 4 तक आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें? यस सर। इक्वेशन 5 भी पता चल गया आपको क्या है? यस सर। हमने इस लाइन के बाद क्या किया, 4 और 5 को सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आप देखिए, ये आपकी इक्वेशन 4 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, हमने सिर्फ कॉपी किया है, दोनों को उतार लिया है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं जो I1 का मैग्नीट्यूड है वो 4 है, 4 इक्वेशन 4 में, और इक्वेशन 5 में I1 20I1 है, मतलब कोई भी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही है ना। यस सर। तो हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से,
तो आप बताएं 4 वाली कितनी हो जाएगी? 5 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20i1 मिलेगा, आप देखें यहाँ पर। यस सर। और जब 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 220i2। यस सर। और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 5 मिल जाएगा। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, और पूरी इक्वेशन जो नीचे वाली है आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम वैल्यू फिर से आपने कॉपी कर ली, है यस ना? सर। यस सर। तो अब आप देखो यहाँ पर जो साइन था प्लस का था, इसका साइन प्लस है। ये कौन है भाई जो स्क्रीन पे एरो बना रहा है? प्लीज ऐसी हरकत मत करें, है ना? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, जब मैं बोलूंगा कि आप बताएं कहां पर समझ में नहीं तब आप एरो लगाएं, ठीक है? तो अब आप देखिए सारी वैल्यू प्लस में है, तो अब हमें क्या करना होगा? वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए हमने जो नीचे वाली इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? -20i1, ये हो जाएगा -5i2, ये हो जाएगा -1। समझ आया? यस सर। तो अब आपका20i1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर 220i2 5i2 से सब्सट्रैक्ट होगा तो आपको 215 आ जाएगा। यस सर। 5 जब 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। समझ आ गया? यस सर। तो अब आप बाकी की चीजें आप समझ रही हैं। 215i2 इज इक्वल टू 4, तो i2 4/215 आ गया। यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब i2 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दें जहां पर आपको i1 और i2 का रिलेशन दिख रहा है। इक्वेशन 4 में आप रख सकते हैं तब भी आंसर आएगा, क्योंकि आप अगर आप i2 की जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आपको सॉल्व होकर के i1 मिल जाएगा। यस सर। या 5 में रखेंगे तो i2 प्लेस करने पर i1 मिलेगा। मगर 4 के कंपैरिजन में 5 में रखना ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यस सर। और यहाँ पर सिर्फ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। आपको i1 मिल गया। उसके बाद हमारी जो पहली इक्वेशन थी मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप देखें पहली इक्वेशन क्या है हमारी, i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2 है। अब आपको i1 मिल चुका है, i2 मिल चुका है, दोनों को यहाँ पे रखेंगे आपको i3 भी मिल जाएगा। यस सर। समझ आ गया? यस सर। कॉपी करें आप लोग। सर जी हाँ बताएं। i3 का वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है ना सर जी? हाँ हो सकता है, 0 कुछ हो जा रहा है सर जी। हाँ मिली एम्पियर में आएगा ना वो वैल्यू। हाँ, जब आप यस मिली सर। एम्पियर में करेंगे ना तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आपकी वैल्यू अभी जो आ रही है वो एम्पियर में आ रही है, ठीक है? ओके सर। हाँ कॉपी कर लें। मेथड सबको समझ आ गया? यस। हमेशा जब आप सर्किट आपको मिलेगी तो आपको फोकस क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको फोकस ये करना है कि हम ये जो साइन ले रहे हैं जैसे रेजिस्टेंस वगैरह का, ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है? यस अगर सर। आपने एक जगह भी प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी और फिर आंसर भी कभी सही नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास करंट के एलिमेंट हैं जैसे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ये सारे किसके एलिमेंट होते हैं? करंट के होते हैं, ठीक है? तो करंट के एलिमेंट जितने भी होंगे उनमें हमेशा करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव ही होगा, कभी निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता है। समझ आया? यस सर। हाँ, बाकी जो बैटरी है, बैटरी के तो साइन को हम चेंज कर भी नहीं सकते, वो तो जैसे लगी हुई है वैसे ही लगी रहेगी, है ना? यस सर। तो अगर बैटरी के थ्रू आपका करंट जो है माइनस से प्लस जा रहा है तो मतलब वैल्यू प्लस में ली जाएगी, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो वैल्यू माइनस में ले ली जाएगी। समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। इस तरीके से आपको मैनेज करना होता है। ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो साइन कन्वेंशन को लेने में करते हैं, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन को बार बार मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप कैसे लेंगे, ठीक है? आपने Yes, साइन sir. कन्वेंशन सही ले लिया, ये जो करंट आपने ड्रॉ किया है बैटरी के थ्रू वो आपने सही ले लिया, तो आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है? आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है, साइन कन्वेंशन मेंशन करना और करंट को बैलेंस करना, ठीक है? बाकी लूप के थ्रू तो आप जो है किधर से किधर जाना वो आपको पता है ना? समझ आ गया सबको? यस सर। मैं हटा दूं इसको? यस सर। ओके।
हाँ, ये तो रहा किरचॉफ लॉ पे एक क्वेश्चन। अब आपके सिलेबस का जो बहुत मेन टॉपिक है उसमें कभी कभी डेरिवेशंस वगैरह तो सबसे ज्यादा आते हैं, कभी कभी क्या सबसे ज्यादा डेरिवेशंस भी आते हैं। अब हम आते हैं बायट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म पे, है ना। आज और कल हमारा हो सकता है मैग्नेटिज्म और चलेगा, उसके बाद 2 यूनिट हम और अपने सिलेबस में ऐड करेंगे, ठीक है ना। यस सर। हाँ, यूनिट नंबर 5 एंड 6 ऐसे धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। अभी हमारे पास टोटल 10 डेज हैं, 10 to 11 डेज, तो हम कवर कर लेंगे सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। टोटल 14 या 15 यूनिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अब हम बात करते हैं बायट सेवर्ट लॉ की, है ना। बायट सेवर्ट लॉ का एक क्वेश्चन था, बायट सेवर्ट लॉ। एक मिनट आप लोग रुके, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन क्या रहा है। हाँ, जो क्वेश्चन कह रहा है बायट सेवर्ट लॉ में, वो ये है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, स्टेट बायट सेवर्ट लॉ क्वेश्चन हमारा है। स्टेट बायट सेवर्ट लॉ and express this law in the vector form। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके जो मॉडल पेपर हैं उन्हीं का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करें कि बायट सेवर्ट लॉ क्या कह रहा है, ओके। इसको बताने से पहले मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा, तो थोड़ा सा आपको मैग्नेटिज्म की पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। यहां तक लिख लिया आपने? सबसे पहले आप मैग्नेटिज्म के बारे में समझें कि अच्छा, आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, कैसे जनरेट होती है? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है, काफी हद तक आपने सही बताया। और कोई स्टूडेंट? भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होते हैं, क्या चीज? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की टोटल हम जो स्टडी करते हैं वो 3 स्टेट्स में करते हैं। कितनी स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। एक जो स्टेट है जिसमें आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। आपने पढ़ा है इसको? यस सर। पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो किसमें? रेस्ट में है ना। सब कुछ आपको यहाँ पे स्टैटिक मिलेगा। जो दूसरा होता है आपका चार्ज मोशन करता है, क्लियर। मगर वो मोशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट स्पीड के साथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट स्पीड। हाँ, ये कंडीशन है। और जो तीसरी स्टेट है वो है चार्ज का एक्सेलरेट करना। क्या करना? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना।
यस सर। हाँ, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्लियर? आपने इलेक्ट्रोस्टैट में कहीं पर भी मैग्नेटिज्म पढ़ा? मैग्नेटिक नो प्रॉपर्टी सर। पढ़ी? कहीं पर नहीं पढ़ा, है ना? और जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड पे प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा। करें। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। मगर कंडीशन क्या है कि चार्ज एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, है ना? चार्ज कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। समझ आ रही बात? यस सर। हाँ। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, प्लस बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है, या आप इसको सिंपली एनर्जी भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आ गया समझ में? यस सर। आपके पूरे फिजिक्स का जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो बस इतने ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यही पार्ट जो मैंने आज बताया आपको। आपको दिखाऊं मैं? जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। इन स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में कभी आपका चार्ज मोशन नहीं किया, नो सर। है ना? यस अच्छा, सर। जब चैप्टर 3 आया इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज जो मोशन भी कर रहा है, तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ करंट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हाँ सर जी। यस सर। फिर चौथे चैप्टर में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिज्म। वहां पे क्या बायट सेवर्ट लॉ है ना? बायट सेवर्ट यस लॉ सर। क्या है? करंट के थ्रू या किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कौन कैलकुलेट करता है? बायट सेवर्ट लॉ करता है। ओके? यस सर। तो यस सर। आपका मैग्नेटिज्म का पोर्शन जो है 4, 5, 4, 5, हाँ, ये दोनों आपके किस पे हैं? इस वाले प्रॉपर्टी पर हैं। 4, 5, 6, 4, 5, 6, और ये है आपका 1 और 2, 3, ये 3 यूनिट इस पे हैं, 4, 5, 6 इस पे हैं। ठीक है? उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका, मुझे शायद याद है, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। याद आया? वहां पर यस भी सर। चार्ज यस सर। पार्टिकल मोशन करता है, वो भी इसी से नियर अबाउट काफी हद तक रिलेट कर रहा है। 8 यस आपका सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसके बाद जब आप आएंगे यस सर। सेकंड बुक में, तो सेकंड बुक में आपको मिलेगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को छोड़ दीजिए, ऑप्टिक्स। और उसके अलावा क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पूरा इस पर बेस्ड है, एक्सेलरेशन पे। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, और जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो हर यस एक सर। इंस्टेंट पे इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अगर इन दो में से कोई भी एक वैल्यू चेंज हुई, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उस केस में आपका चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन कर रहा है ना? यस तो सर। पूरा मॉडर्न यस फिजिक्स सर। आपका इस पार्ट पर है। बीच का पार्ट मोशन वाला भी क्या है और रेस्ट का क्या है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पूरे 12th में हम पढ़ते क्या है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज की स्टेट के बेसिस पे अलग अलग फिनोमेना की स्टडी करते हैं। यस सर। समझ आ गया? यस सर। अब जो बायट यस सेवर्ट सर। लॉ है, इसकी पूरी कहानी क्या है उस पे मैं आता हूं। आप देखें, अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं, मैंने एक कंडक्टर लिया, 1 मिनट, ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं, मेरे पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है? इसमें एक
आप इसको ऐसे ना लेकर के थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप ये ले लें, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। यस सर। इस कंडक्टर को मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको, ठीक है ना। मगर होता बस एक लाइन से ही आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे समझ आ गया ना। यस सर। हाँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिया हूं आपको। आपको पता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यस और सर। जब करंट जब फ्लो करता है तो उसमें फ्लो एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइटली मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही लिए। अब आप ये बताओ, हर एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और अगर मुझसे कोई पूछ दे कि भाई यहाँ पर आप बताओ, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंडक्टर की लेंथ को आप कंसीडर कर लेंगे कि हमारे जो कंडक्टर की लेंथ है वो L है। कितनी है? L है ना। अब आप ये बताएं, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? वो हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। यस सर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी वजह से, हर एक इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर पर है ना। तो अगर मैं किसी यस एक सर। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कैलकुलेट कर लूं और उसको बाद में इंटीग्रेट कर दूं, तो पूरा मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं, तो इस पूरे कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो मुझे पता चल जाएगा। समझ आ गया? यस सर। तो मैंने ये कंसीडर किया कि मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर लिया है, इसकी लेंथ हमने मान ली है DL। क्या हमने मान ली? DL, डीएल। है ना। इसकी लेंथ को हमने DL ले लिया, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, या एक डिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दी, इसको हमने R ले लिया, जो कंडक्टर से थीटा एंगल बना रहा था। क्लियर हुआ? यस सर। ये आपका R जो है ये आपके पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। तो इस केस में जो बायर्ट सेवर्ट है वो क्या कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूं। मैं काफी डेप्थ में जाके समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, यहाँ पे ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायर्ट सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DL, वो क्या होगी? जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट P की हम बात करें, पॉइंट P पर कैलकुलेट किया जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आइडियल। IDL के। यस सर। और बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल के, मतलब साइन थीटा के। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टू आर। इनवर्सली आपकी प्रोपोर्शनल इनवर्सली होगी प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यस सर। समझ आया? यस सर। जब हम इन तीनों को 1, 2 एंड 3 को जब हम समराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बाय हमें मिलेगा सवर्ट DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? DB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो K है उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ली गई है। समझ आया? यस सर। इसको आप कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। या 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, एक ही बार में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूं। लिख लिया सर। यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? यस सर।
ओके हम आ गए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर पर। अब ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट क्या है उसको देखें। ये जो म्यू नॉट होता है, ये इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब आप जानते हैं, फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम दोनों आते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये जो आपकी परमिबिलिटी है, ये डिपेंड किस पे करती है? ये मीडियम पर डिपेंड करती है। तो हम इसको लिख दें मीडियम डिपेंडेंट। समझ आ गया? और जो म्यू नॉट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 होती है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हेलो नहीं हुआ। हेलो, यहां तक समझ आया? दोबारा हेलो। एक्सप्लेन करो, दोबारा एक्सप्लेन करोगे सर? अच्छा, जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मीडियम को बदल दें, एक बार आपने सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया? एयर में किया। उसके बाद आप इसी एक्सपेरिमेंट को जाकर के करें वैक्यूम में, तो आपको पता है जो वैल्यू है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर या किसी स्पेस के अंदर या किसी मीडियम के अंदर, अगर आप कहें, खासकर अगर मैं मीडियम की बात करूं, तो किसी भी मीडियम के अंदर जो फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, उनकी जो वैल्यू है ना, जो प्रोपेगेशन वैल्यू है, यानी जिसके साथ वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो हमेशा डिफरेंट होती है। जैसे आपने एक टर्म पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम लॉ में। कूलम लॉ में हमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एयर में रख दिया जाए, तो उसका जो उसके जो फोर्स की वैल्यू आएगी, वो फोर्स की वैल्यू अगर उसी चार्ज पार्टिकल को उठा करके वाटर में रख दिया जाए सेम सेपरेशन पर, यस सर। तो उन दोनों की वैल्यू में क्या होगा? डिफरेंट होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि पहले हमने एयर में लिया था और अब किस में ले लिया? वाटर में ले लिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो म्यू नॉट है, ये भी वही चीज है, मगर इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट अगर किसी मीडियम में है तो हम इसको म्यू एम कहेंगे। अगर मीडियम और एयर के रिस्पेक्ट में बातें की जा रही या रिलेटिव है, तब हम उसको म्यू आर कहते हैं, और इसका नाम होता है रिलेटिव परमिबिलिटी। आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, अब समझ आया या नहीं आया? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो। हाँ हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके ओके। तो ये हमारी जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 होती है, इसकी मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस सर। समझ आ गया? यस सर। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके। अब अगर हम मीडियम की बात करें कि हम इसी चीज को मीडियम में ला करके प्लेस कर देते हैं, कहां पर प्लेस कर ले रहे हैं? मीडियम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, है ना, फॉर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। अब हम फ्री स्पेस की बात करने जा रहे हैं, तो उस केस में जो आपके डीबी की वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू नॉट, क्योंकि अब हमारा फ्री स्पेस और मीडियम दोनों के रिस्पेक्ट में हमें एक परमिबिलिटी और भी मिलेगी। उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव
ओके, अभी अभी मैंने बताया था, तो Yes, वो sir. भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी वैल्यू आपकी सेम रहनी है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब जो है अगर हम इसी चीज को इन वेक्टर फॉर्म लिखें, तो वेक्टर के फॉर्म में आप पहले इसको कॉपी करें, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म पे आता हूं। Okay, sir. कर लिए sir. ओके, कॉपी हो गया सभी लोगों का? Yes, sir. अब आप इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख लें, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो वेक्टर फॉर्म को पूछ रहा है। तो हमारी जो मेन इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन ये है, dB इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या मिल जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेट। dB तो ऑलरेडी आपका मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी है ही, ये हो जाएगा हमारे पास आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यू। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होता है। ये पता है या नहीं पता? Yes, sir. समझ आ गया यहाँ तक? आप लोग इसको कॉपी करें। आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना? यहाँ पर आप बताएं, ये जो डी एल है और यूनिट वेक्टर से जो आर आएगा निकल करके, ये दोनों मिलकर के डी एल आर साइन थीटा बनाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, डीएल क्रॉस आर लिख सकता हूँ। इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. कोई इशू यहाँ तक? No, sir. हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? कॉपी कर लें आप।
कॉपी हो गया सबका? यस सर। तो बताना चाहिए ना आप लोग को, मुझे तो लगा कॉपी हो रहा है अभी। ओके, अब Yes. नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, जरा आप लोग उसको मेंशन करें क्वेश्चन को। पहले देखें, स्टेट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूं, स्टेट द अंडरलेइंग प्रिंसिपल of a cyclotron write briefly how this machine is used to accelerate charged particles to high energies. Charged particle to high energies. सर जी हाँ बताएं। अब आ गया प्रिंसिपल ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा है? यस सर, यस सर। हाँ, साइक्लोट्रॉन है ये, ठीक है। कॉपी करें इसे, क्वेश्चन को। कॉपी हो गया सबका? यस सर। ओके, चलो पहले हम साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्जेस को, किसको? सारे चार्जेस को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको? पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव आयंस हो, इनको एक्सेलरेट करने का काम करती है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, और इनका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ओके सर। आप लिखें, इट इज अ डिवाइस used to accelerate charged particles and ions. सॉरी, एक मिनट, चार्ज पार्टिकल नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना? मैंने पहले भी बताया था, कंडीशन क्या, पॉजिटिव ही होगा सिर्फ, है ना? टू एक्सेलरेट पॉजिटिव, हाँ, चार्ज पार्टिकल्स एंड आयंस टू अ हाई वेलोसिटी। या बस इतना ही बहुत है ना? यस। हाँ, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसका काम क्या था भाई? ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करेगी। कौन? Yes. साइक्लोट्रॉन की, है ना? जो डिवाइस हमारे पास साइक्लोट्रॉन है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है? जब ये आएगा ना तो आप लोग पूरा डिटेल में मैं बता देता हूं
ठीक है, क्या लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती है लिखने की। जो प्रिंसिपल है वो आपका है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it is based on the principle of it is based on the fact, बल्कि लिखिए on the fact that electric and magnetic field exert force on the charge, particle. क्लियर? ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यही आपको लिखना है फाइनल एग्जाम में जब अगर आता है तो। ओके? यस। हाँ, आप इसको कॉपी करें, उसके बाद मैं जरा इसका कंस्ट्रक्शन कर दूं। यस सर। डन सर। हो गया सबका? ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं पहले। हाँ, कंस्ट्रक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको मैं थोड़ा सा ना पेज चेंज करूंगा, मैं एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको बनाना आसान होगा मेरे लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ डीज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। ओके, मैं इसको कट करके अलग कर दिया। और एक यहां से होगी, ठीक है। ये आपका कैपिटल डी होता है ना इंग्लिश लेटर का, ये आपको पता है कैपिटल डी? सर जी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, एक मिनट, अब दिखाई दिया? यस सर। ये आपका कैपिटल डी होता है ना? यस सर। ये कैपिटल डी शेप का दो यहाँ पे डी रखी हुई होती है। ओके? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये दोनों डीज कुछ पावरफुल मैग्नेट होते हैं, उन मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई होगी हमेशा। ठीक है, ये हमने दो पावरफुल मैग्नेट ले लिए। ये हमारे पास दो पावरफुल मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट को हमने कह दिया नॉर्थ और एक मैग्नेट को कह दिया साउथ। समझ आ गया? यस सर। इन दोनों डीज के बीच में एक होल होता है। क्या होता है? होल होता है ना। और यहां पे एक ऑक्सीलेटर लगा हुआ होता है यहां पर, जिसको हम HF
ऑक्सीलेटर कहते हैं। HF ऑक्सीलेटर का मतलब आप समझते हैं, HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। Yes. समझ आ गया? Yes. अच्छा, अब इसमें जब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर इसमें कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी। ये डीज आपकी रखी हुई है, ठीक है। इनको हम एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर लेते हैं हमेशा। किसमें? Evacuated chamber. एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर लेते हैं। क्यों इवैक्यूएटेड लेते हैं? क्योंकि अगर इस डीज के अंदर हम कुछ चार्ज पार्टिकल को रखें तो वो एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड न करें ना। अगर टकराएंगे ना तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। समझ आया? तो इसलिए ये इस बॉक्स में बंद होता है या जिस चैम्बर में बंद होता है वो चैम्बर कैसा होता है? इवैक्यूएटेड होता है। क्लियर? अब ये वाला जो होल है जो मिड में है, यहीं से हम पॉजिटिव आयंस हो या पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको इसके अंदर इंटर कराते हैं, ठीक है। जिससे ये जब इधर निकल के आते हैं तो एक मिनट, हाँ इधर निकल के आएंगे तो जैसे ही यहाँ से निकल करके आते हैं तो ये वाली प्लेट इनको क्या मिलती है? मान लो ये पॉजिटिव तो ये प्लेट इनको निगेटिव मिलेगी, ये प्लेट इनको क्या मिलेगी? पॉजिटिव। समझ आया? Yes, sir. तो ये किधर अट्रैक्ट होकर के आएंगे? निगेटिव की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनके पाथ को क्या कर देगी? सर्कुलर शेप में कर देगी। समझ आ रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनके पाथ को क्या कर रही है? सर्कुलर शेप में ला रही है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव आयंस है यहाँ से निकलते ये यहाँ पर जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड इनके पाथ को कर्व करेगी। जैसे ये कर्व होते होते यहाँ पर आएगा, अब चूंकि यहाँ पर हमने एक अलग से ऑक्सीलेटर लगा रखा है, उस ऑक्सीलेटर का नाम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जो इसकी फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ओके, तो जब ये चार्ज पार्टिकल आपका मूव करके यहाँ तक आएगा, वैसे ही अब ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो चुकी होगी, ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी, निगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो ये इसमें चला जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराएगी। तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचा, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, फिर ये ऐसे आएगा। समझ आ रही बात? तो Yes. कहने का मतलब ये है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, ये लगातार आपके जो डीज हैं, है ना, इनके जो साइन उनको चेंज कर रहा है। ठीक है, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, इस तरीके से कर रहा है। समझ आया? Yes, sir. तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक मिनट, वो इस तरीके से रोटेट होते होते जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना। Yes, sir. रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते, सॉरी क्या रब हो गया ये गलती से, ठीक है ना। रेडियस बढ़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका जो रेडियस है वो डीज की रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, Yes. और यहाँ पर एक हमारे पास होल होता है डीज के अंदर। ठीक है, तो Yes, sir. इस होल के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब ये जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकला, ये सपोज दैट यहाँ पे कोई हमने टारगेट रखा था कि इस पर इसको हिट करना है, आप यहाँ पे टारगेट लिख सकते हैं। तो अब ये जाकर के अपने टारगेट को हिट कर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? काफी ज्यादा हो चुका होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? आपने ये देखा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी, पहले तो हमने दो मैग्नेट के पोल्स ले लिए, है ना, दोनों Yes. पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल्स। इन पोल्स के बीच में हमने क्या प्लेस किया? डीज प्लेस कर दी। ठीक है, अच्छा इस डीज का मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, इसको आप D1 लिख लें, इसको D2 लिख लें। ठीक है, D1 D2। ओके, Yes, sir. और बीच में से उसके एक होल होगा। ओके, और इस होल से हम क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल को इंटर करते हैं। कहां पर? चैम्बर के अंदर, डीज में। समझ आया? Yes, sir. ये वाला जो चैम्बर है, रेड वाला, मैं बता देता हूँ, रेड कलर से लिख देता हूँ। ये वाला जो चैम्बर है, यहीं से हम इसको क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। और जब हम इसको इंटर करेंगे तो अब चूंकि एक प्लेट इसको पॉजिटिव मिलेगी, एक प्लेट निगेटिव। जिधर निगेटिव मिलेगी, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, उधर वो अट्रैक्ट होकर के जाएगा।
और मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को ठीक है, उसके पाथ को क्या करेगी, चेंज करती रहेगी, सर्कुलर। क्लियर? जैसे ये डीज के अनदर एंड पे आया, तब तक HF ऑक्सीलेटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर हमने लगा रखा है, ये पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। इस तरीके से ये एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता हुआ इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी। रेडियस बढ़ने का सिंपल सा मतलब यही है कि इसको लगातार जो आपका HF ऑक्सीलेटर वो इसको पुश कर रहा है ना? Yes, sir. हाँ, जिससे इसकी रेडियस बढ़ेगी तो इसकी आप ये कह सकते हैं कि सॉरी इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब इसी कंस्ट्रक्शन को आप लोग को लिखना है या लिख लेंगे, बताएं? इसी को जो मैंने बोला उसी को लैंग्वेज के टर्म में लिखना है। लिखवा दूं या आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे सर। अच्छा, लिख लेंगे। सभी लोग लिख लेंगे भाई, किसी को कोई इशू तो नहीं है? अगर है तो बताएं। बाकी के जो स्टूडेंट है, ये कुछ बच्चे हैं हमारे पास, जैसे नासिर हुसैन है ना? इसमें नासिर हुसैन कौन है भाई? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, यस सर, ओके, समझ आ रहा है? लिख लेंगे आप? यस सर, लिख लेंगे। ओके गुड। नासिर आप कहाँ से हैं? मैं कारगिल से हूँ सर। केरला से? कारगिल, लद्दाख, लद्दाख। अच्छा अच्छा, कारगिल से, ओके। और ये कोई शेरिंग डोलकर कोई स्टूडेंट है? मैं भी लद्दाख से हूँ सर जी, शेरिंग डॉलकर। अच्छा अच्छा। और नेफम दोरजे, आप सभी लोग को आवाज पहुंच रही है मेरी? लद्दाख सर, लद्दाख। हाँ ठीक है, आवाज पहुंच रही है मेरी आप सभी लोग को? हाँ सर। हाँ ठीक है। आप लोग लिख लेंगे ये बात या लिखवा दूं? लिख लेंगे सर जी। अच्छा ओके गुड। चलिए अब बताइए, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है इसका पाथ क्या है? सर्कुलर है? यस सर। तो आपको पहले ही पता है कि जब ये सर्कुलर पाथ है तो इसके लिए जो इक्वेशन आ रही होगी रेडियस की, वो क्या होगी? आप बताओ मुझे। अभी अभी हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया हुआ है रेडियस ऑफ पाथ के नाम से, याद है आपको? रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा इसका? R इज इक्वल टू mv अपॉन QB होगा। याद आया या नहीं आया? समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होता है भाई? T इज इक्वल टू, अभी अभी हमने कल कैलकुलेट भी किया था, 2 पाई m अपॉन QB आया था। याद है सभी लोगों को? याद है कल हमने जो किया था? फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जब आप टाइम पीरियड को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपका QB ऊपर चला जाएगा और 2 पाई m नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप काइनेटिक एनर्जी बताएं। ओके? यस सर। तो आप बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें? हमने काफी कुछ कर लिया है, अब तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप पहले इसको कॉपी करें, मैं 1 मिनट लूंगा, मैं इधर कर देता हूँ इसको। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² होती है। आप अगर रेडियस ऑफ पाथ हमारे पास कितना था? mv अपॉन QB। मैं यहाँ से v को लेकर के R/QB अपॉन m कर दूं। जब इस v को यहाँ पर प्लेस करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। समझ आया? यस सर। हाँ, स्क्वायर, ये आपके काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी। या फिर आप इसको अगर m से m कैंसिल करना चाहें तो फाइनली आपका यहाँ पे m² है ये वाला, और ये m है, तो एक m कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा हाफ R/QB² ओवर m, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी KE है। कॉपी कर लें आप सभी लोग इसको।
हो गया? यस सर। ओके, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में हमने समझा, और किसके बारे में समझा? साइक्लोट्रॉन के बारे में। और Yes, एक sir. काम हमने और किया कि जो ये था किरचॉफ लॉ के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए जिसको सॉल्व किया, ठीक है, और वहां पे हमने साइन कन्वेंशन को समझा। अब अगली क्लास में आपका जो है वो, मुझे जहां तक याद है, एक दिन हमारा लगेगा अभी पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर में हम और देंगे टाइम, और उसके बाद जो है कल हो सकता है कि हम लोग सोलेनॉइड सॉल्व करें, ठीक है। तो हम Okay, sir. सोलेनॉइड और पोटेंशियल एनर्जी या कैपेसिटर इसको ऐसे करके ले लेंगे, एक साथ दो करके लेके चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है परसों तक आपका खत्म हो जाएगा ये। फिर Okay. उसके अगले दिन हम 6th और 7th यूनिट, 6 यूनिट को इंटर कर लेंगे, ठीक है, 6th यूनिट को। आज का टॉपिक सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हमारी डेट शीट भी निकल चुकी है सर जी। अच्छा, कब है डेट शीट, आप बता दें मुझे। 24 से। अच्छा, 24 से। जब तक हम बहुत आराम से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, Okay, सारा sir. कुछ रिवाइज कर लेंगे, राइट। Yes, sir. अच्छा, ये कौन अभी एक स्टूडेंट अभी इंटर हुआ है जिसके जहाँ पे पिक होनी चाहिए वहां पे 2 लिखा हुआ है, 2। ये कौन है भाई? जरा आप मुझे आप जरा मुझसे बात करें प्लीज। हेलो हेलो हेलो, आप अपना वीडियो स्टार्ट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें आप। जिसके नाम या डीपी के पास 2 लिखा हुआ है, मैं काफी देर से आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैंने कई बार आपको बोला कि आप नाम लिखें। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? भाई आज तो मैंने एंट्री दे दिया, अगर कल से कोई बिना नाम का आता है तो मैं उसको इंटर नहीं करूंगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ प्लीज आप लोग अपना नाम लिखें वहां पे, हमें भी पता चलना चाहिए ना कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है या कौन नहीं है, Yes, sir. ठीक है। ओके, Yes, थैंक यू। हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे। ओके sir जी। ओके, हाँ बताएं। नहीं सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू बाय। हाँ भाई, ये जिसकी आवाज अभी अभी आ रही थी, ये कौन शायद है ये प्लीज? हाँ शायद हाँ, ये 2 नंबर जिसके यहाँ लिख करके आ रहा है, प्लीज आप ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है। आप अपना नाम